Hello students. So now we are proceeding with illustration 5. Okay. So illustration 5 says calculate variance and standard deviation of project A and project B on the basis of following information. हमें क्या निकालना है? We have to calculate variance and standard deviation. तो variance की क्या फॉर्मूला है? याद है आपको? Variance is sigma square. तो हम sigma square से डिनोट करते हैं. इसका फॉर्मूला है x minus x bar square अपॉन n. अगर हमको n नहीं यूज करना, प्रोबेबिलिटी अगर दी हुई है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू पी. करेक्ट. ओके. अब इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. ऑलराइट. हमारे पास x बार नहीं है, हमको ये निकालना पड़ेगा. जहां पर प्रोबेबिलिटीज दी होती है वहां पर x बार यानी कि मीन क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू. एक्सपेक्टेड वैल्यू. ठीक है. अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर हमें कैश फ्लोज दिए हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज दिए. तो व्हाट वी विल डिराइव फ्रॉम दिस, इन दोनों का प्रोडक्ट्स इज एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज. ओके. तो हम इसको कैसे करेंगे? विल मल्टीप्लाई 8000 इंटू 0.1 प्लस 10,000 इंटू 0.2 प्लस 12,000 इंटू 0.4 एंड सो फोर्थ. ओके. तो इन सब का प्रोडक्ट का एडिशन जो आएगा दैट विल बी आर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज प्रोजेक्ट ए. एंड वैसे ही इसके कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय इसके प्रोबेबिलिटीज, इसका जो प्रोडक्ट का एडिशन आएगा ये रहेगा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट बी. ओके. ऑलराइट. तो देखते हैं इन्होंने क्या किया. दे हैव डन इट. कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट ए मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्रोबेबिलिटी इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, और एक्सपेक्टेड वैल्यूज की टोटल प्रोजेक्ट ए है 12,000. दैट इज इट्स एक्सपेक्टेड कैश फ्लो. Similarly, for project they have done, and the value is 16,000. Now, see, these questions I'm not solving separately because these have been already covered under your portfolio management. That's it. Now, what you have to do is only to go through it, and जहाँ पे आपको difficulty आए वहाँ पे आपने solve करके practice करनी है. Otherwise, इसको just देख के छोड़ना है, क्योंकि इससे advanced level के sums we have already done in portfolio management. Okay? All right. अब variance इन्होंने कैसे निकाला? इन्होंने horizontally निकाल के रखा है. We can make a table also, but this is an easier way. हमारे पास मीन है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है which is 12,000. तो हम क्या करते हैं? ये हमारा x है, x में से x बार माइनस करते हैं, मतलब 8,000 में से हम 12,000 माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे इंटू 0.10 इसकी प्रोबेबिलिटी. ठीक है. अब इसमें हम ऐड करेंगे सेकेंड वाला पॉसिबल इवेंट b 10,000 माइनस x बार इज 12,000, इसका स्क्वायर इंटू 0.2. करेक्ट. एंड सो ऑन. हम ऐसा करते जाएंगे. तो इसमें वैसे ही किया है 8,000 माइनस 12,000 का स्क्वायर, ये 2 नहीं है, इट इज स्क्वायर इंटू 0.1 प्लस सेकेंड वाला इवेंट माइनस मीन इंटू इट्स प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन एंड सो ऑन. तो ये वैल्यू आपका जो आता है दैट इज योर वेरिएंस. ओके. और स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालने के लिए बोला तो इसका स्क्वायर रूट ले लो. ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन. इजी इनफ. ओके. प्रोजेक्ट बी का भी वैसे ही नहीं किया है, कुछ भी अलग नहीं है. इज वेरी इजी. ये आपका वेरिएंस आ गया 1,76,00,000 एंड इसका 419.5.23 स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है. वेरी वेरी इजी. ऑलराइट. चलते इलस्ट्रेशन 6 पे. यहाँ पर कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी बोला है. ठीक है. हमें कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट ए दिया है और कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट बी दिया है, प्रोबेबिलिटीज देके रखिए. तो सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इस क्वेश्चन में भी हमको कैश फ्लो में से इसका मीन माइनस करना पड़ेगा, या एक्सपेक्टेड वैल्यू जो भी आएगी वो माइनस करनी पड़ेगी, और उससे वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फॉर्मूला है योर सिग्मा, योर स्टैंडर्ड डेविएशन divided by your x bar, your mean या your expected value. ठीक है. अब यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, वैल्यूज जो है उनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाले हैं दोनों के 14,000 और 18,000 रिस्पेक्टिव. और सिमिलर वे में फर्स्ट वैल्यू से ये माइनस करके उसका स्क्वायर लेके फिर उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. हर इवेंट का वैसे ही किया है एंड हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस यहाँ पर निकाल लिया गया है. ओके. अब मेरा प्रोजेक्ट ए का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया. ओके. अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर मुझे प्रोजेक्ट ए का निकालना तो कैसे निकालूंगा? ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2190.90
डिवाइडेड बाय इट्स एक्स बार इज 14,000, ये आएगा मेरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रोजेक्ट ए। सेम किया यहाँ पे विच इज 0.1565 एंड सेकंड का भी इन्होंने इसलिए वेरिएंस निकाल लिया 1,76,00,000 और 4195.23 का स्टैंडर्ड डिविएशन। सिमिलर वे में इसका भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लिया गया। ओके, अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या दर्शाता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शोज दिस सिग्मा व्हिच इज रिस्क पर यूनिट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, नीचे एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया ना हमने, यहाँ से एक्सपेक्टेड कैश फ्लो लिया है, तो पर यूनिट ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो के अगेंस्ट कितना रिस्क है? तो रिस्क जितना ज्यादा बड़ा नंबर आएगा उतना ज्यादा रिस्क रहेगा। जहाँ पे छोटा नंबर है 0.1565 है तो रिस्क इज लेस, उससे थोड़ा बड़ा नंबर आया तो 0.2331 पर यूनिट ऑफ कैश फ्लो के लिए रिस्क है, तो ये ज्यादा है इसलिए मोर। अब ये यहाँ पर इन्होंने लिखा है बट क्वेश्चन में दे हैव नॉट आस्क्ड दिस, तो ये करने की जरूरत नहीं है। आपका फाइनल आंसर इज दिस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज व्हिच इज 0.1565 एंड 0.2331। ओके फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते फटाफट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। अब रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट क्या होता है? सिर्फ इतना याद रखना, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम, बस इतना ही याद रखना है। रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम, आरएफ लेना है और उसमें आरपी ऐड कर देना है, ये आपका रहेगा आरएडीआर। ठीक है, इतना याद रखना। क्वेश्चन पढ़ते हैं तो और समझेगा। इलस्ट्रेशन 7 व्हाट इट सेज, an enterprise is investing rupees 100 lakhs in a project. Okay, the risk free rate is 7%. ये risk free rate हमारा आ गया 7% और risk premium expected by the management is 7%. मतलब मेरा RADR कितना आएगा? Risk free rate is 7% और risk premium is 7%, तो मेरा RADR आएगा 14%. The life of the project is 5 years. Following are the cash flows that are estimated over the life of the project. अब 5 साल की कैश फ्लोज देके रखे। Calculate net present value of the project based on risk-free rate and also on the basis of risk-adjusted discount rate. मतलब कि risk-free rate जो है 7%, उसके बेसिस पे भी डिस्काउंटिंग करना है और बाद में risk-adjusted discount rate मतलब 14% पे भी डिस्काउंटिंग करना है, तो 2 बार डिस्काउंटिंग करना है। तो बहुत ईजी है ये आंसर, बहुत ईजी है। ईयर्स लिए है, ये बचपन में करते थे हम, ठीक है ना, सीपीटी में या फिर इंटरमीडिएट में। ठीक है, कैश फ्लोज लिए है, डिस्काउंटिंग फैक्टर भी 7%, पहले आरएफ से करेंगे डिस्काउंटिंग। ठीक है, तो ये एस्टिमेटेड इनफ्लोज आ गए, फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे तो एनपीवी मेरा आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में सिर्फ 7% की जगह पे 14% ले लेंगे। ओके ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इट इज वेरी 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 इजी। ओके, जस्ट गो थ्रू, जहाँ पे डिफिकल्ट लगे प्रैक्टिस कर लेना। ऑलराइट, इलस्ट्रेशन 8 पे आते हैं। इफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कॉस्ट ₹45 लाख and risk-free rate is 5%. Calculate net present value under certainty equivalent technique. अब certainty equivalent technique क्या है? यहाँ पर दिया है, देखो। Certainty equivalent is an approach dealing with risk in a capital budgeting context. It involves expressing risky future cash flows in terms of certain cash flow which would be considered by the decision maker as their equivalent. That is, the decision maker would be indifferent between the risky amount and the lower riskless amount considered to be its equivalent. ठीक है, इसमें बहुत कुछ मुश्किल नहीं है समझाने जैसा, but let's see an example to understand this better. Okay, all right. अब suppose तुम लोगों ने एक मूवी टिकट बाय किया। अब मूवी टिकट बाय करते वक्त आपको 2 ऑफर्स मिल रहे हैं, फर्स्ट ऑफर, सेकेंड ऑफर, यू कैन चूज ओनली वन। ठीक है, 1 और 2, इधर ऑफ। ओके, फर्स्ट ऑफर है ₹1000 कैशबैक, 1000 कैशबैक, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1%। या फिर लेट्स से ये मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। दिस विल बी रिसीव बाय 1 आउट ऑफ एवरी 100 पीपल। ठीक है, 1 आउट ऑफ एवरी 100। ओके, और सेकेंड आपको एक ऑफर मिल रही है जिसमें दे आर सेइंग कि ₹50 कैशबैक फ्लैट, ₹50 कैशबैक फ्लैट, सीधा सीधा आपको ₹50 माइनस 50 रुपये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, कैशबैक मिल जाएगा। तो ₹1000 का जो वैल्यू है दैट इज नॉट सर्टन, बट ये 50 का अगर हम वैल्यू देंगे, 50 का अगर ऑप्ट करेंगे तो दिस इज सर्टन। ठीक है,
इस सिनेरियो से आप समझो जो 1000 का मेरा कैश इनफ्लो हो सकता है, शायद उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है, अगर हम उसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट देखें तो दैट सर्टन अमाउंट इनफ्लो इज 50 रुपीज। ओके, तो इसको बोलते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। तो इसका एक कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख के रखे, तो लेट्स सी कैसे सॉल्व करना है इसको। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज देकर रखे हैं 4 सालों के, और हर एक साल का सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट भी है। तो मैं अगर बोलता हूँ कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मेरा 10 लाख है, तो सर्टन कितना है, इतना तो आएगा ही आएगा। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में देखा 1000 आ सकता है, बट अगर मैं सेकंड ऑप्शन चूज करूँ तो 50 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर 10 लाख इज एक्सपेक्टेड तो 0.90 कोएफिशिएंट इतना तो आना ही है, इट इज सर्टन। तो 10 लाख इंटू 0.9 तो आएगा आपका 9 लाख, ठीक है। तो ये आपका इन्फ्लो जो है इट इज सर्टन। तो हम क्या करते हैं, पहले सर्टन कैश फ्लोज निकाल लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो सर्टन कैश फ्लोज आ जाएंगे अपने पास। सर्टन कैश फ्लोज आने के बाद ऑलवेज रिमेंबर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का जो क्वेश्चन रहता है, सर्टन कैश फ्लोज जो रहता है, उसको हमेशा हमेशा आरएफ से डिस्काउंट करेंगे, रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में वही किया है, 10 लाख इंटू 0.9, 15 लाख इंटू 0.85, इन्होंने ऊपर न्यूमरेटर में सर्टन कैश फ्लोज निकाल लिए और फिर नीचे 1.05 स्क्वायर बेसिकली 5% से डिस्काउंटिंग कर लिया है। और ये 45 लाख का अमाउंट जो है, दिस इज योर इनिशियल कैश आउटले। इस बेसिस पे इन्होंने नेट प्रेजेंट वैल्यू का निकाला है, विच कम्स टू 5,34,570। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी। अगेन आई एम सेइंग, गो थ्रू देम, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आई एम गिविंग माय कॉन्टैक्ट ओवर हियर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ठीक है। इस नंबर पे यू कैन कॉन्टैक्ट, इवन इफ यू आर माय स्टूडेंट और नॉट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर एंड आस्क फॉर एनी डाउट्स, ओके। So we'll proceed with the next illustrations in the next video. Okay, bye bye students.